हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारी बातें कर रहे थे 12th के सेक्शन में, और जो लास्ट क्लास था वो हमारा था ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में हमने बात की थी और साथ ही हमने उसके इंटरनली क्या क्या चीज़ें थी, कैसे प्राइमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहा था, ये सारी बातें हम लोग कर रहे थे। सर्टोली सेल के फंक्शन को देख रहे थे, लेडी सेल को भी हमने देखा था। उसी कड़ी में जो अगला टॉपिक है हमारा वो है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आज हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे और इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमने एक फ्लो चार्ट बना रखा है। मुझे लगता है दिस वन इज़ द बेस्ट वे कि हम कोई भी टॉपिक को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। और मैं एक टॉपिक में ऐसा कर रहा हूँ, आप चाहें तो हर टॉपिक को इस तरीके से इंटरकनेक्ट कर देंगे सो दैट आपके लिए वो आसान पड़ जाता है, बहुत आसानी से आप चीज़ों को लिंक कर पाते हैं। और हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने से पहले, इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको अपने ब्रेन के एक छोटे से पार्ट के बारे में बताना चाहूँगा, जिस पार्ट का नाम है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमारे बॉडी का सेठ जी है। अब सेठ जी से क्या मतलब है? अगर आपने पहले जो कपड़े जहाँ पे काट के बेचे जाते थे, वस्त्रालय जो होता था, वहाँ पे अगर आपने कभी ध्यान से देखने की कोशिश की होगी तो वहाँ पे कोने में एक मोटा सा सेठ बैठा होता था जो किसी काम को नहीं परफॉर्म करता था, बस वो देखता था, हर चीज़ों पे उसका कंट्रोल होता था। और ठीक उसी के बगल में, आप पुरानी फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि एक बड़ा यहाँ सा चश्मा लगा के टोपी पहन के बैठा होता था, उसको मुनीम बोलते थे। वो पूरे दिन हिसाब किताब करता रहता था और वर्कर्स होते थे। कुछ ऐसा ही हमारी बॉडी में भी हाइपोथैलेमस है और इसके कुछ पार्टनर्स हैं, इसके मुनीम हैं जो काम करते हैं आपस में मिलके। इस पूरी कहानी को समझना है और स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे रेगुलेट होगा, मैंने ये वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है रेगुलेशन। रेगुलेटर, आपने फैन का रेगुलेटर देखा होगा। ये रेगुलेटर का काम क्या होता है कि स्पीड को बढ़ाना या घटाना। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन को हॉर्मोन्स किस तरीके से घटाएंगे या बढ़ाएंगे, ये पूरी घटना यहाँ पे समझनी है। तो एक बच्चा है, एक मेल चाइल्ड है जो पहुंचा है प्यूबर्टी पे, यानी कि 10 से 12 साल के आसपास ये पहुंचा है। ऐसे में उसका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, यानी सेठ जी को पता चल गया कि बच्चा अब प्यूबर्टी पे आ चुका है, यानी अब इसमें स्पर्म के फॉर्मेशन की कहानी को शुरू करना है। अब वो सेठ यानी कि वो हाइपोथैलेमस एक सिग्नल देगा अपने मुनीम को, और इसका मुनीम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सिग्नल दिया है तो आप, अगर आपने देखा होगा तो मुनीम जो भी होगा, क्या वो फ्री में काम करेगा? नहीं, उसके बदले वो सैलरी लेता है। अब ये सैलरी, हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी को सैलरी के रूप में या हम सिग्नल के रूप में बोले तो ये दे रहा है GnRH। पूरा नाम होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब जब पिट्यूटरी के पास सैलरी मिल रहा है, इसके पास सिग्नल मिल रहा है, तो पिट्यूटरी ऐसे में दो हार्मोन्स का सिक्रीशन करना शुरू करता है। पहला हार्मोन है LH, जबकि दूसरे हार्मोन का नाम है FSH। इस LH का हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में एक और नाम रखा था, नाम था ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जबकि FSH का पूरा नाम होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दोनों के दोनों हार्मोन निकल रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ये जो दोनों हार्मोन निकला है, अब क्वेश्चंस कई बार आते हैं आपके नीट एग्जामिनेशन में कि ये FSH या LH पिट्यूटरी के किस पार्ट से निकल रहा है। आपको ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर आपने पढ़ा हो तो दो पार्ट होते हैं, एक इंटीरियर पिट्यूटरी होता है और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो है जिससे सिर्फ और सिर्फ दो हार्मोन निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, सिर्फ और सिर्फ दो हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन, जबकि दूसरे का नाम है वैसोप्रेसिन। ये दोनों अलग अलग जगह पे, इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ऑक्सीटोसिन के बारे में भी बात करेंगे। जब हम लोग डिलीवरी की बात करेंगे, पूरा का पूरा पार्चुरेशन प्रोसेस में उसकी बात होने वाली है। वैसोप्रेसिन या इसका दूसरा नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते होंगे तो वहाँ पे ये आता है। इसके अलग अलग फंक्शनिंग है, तो बस आपको ध्यान में रखना है
कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ 2 हार्मोन, एडीएच या वैसोप्रेसिन, दूसरा ऑक्सीटोसिन, इसके अलावा पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन निकलते हैं वो सारे के सारे एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, यानी कि एलएच और एफएसएच ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। तो ये एलएच अब गिरने जा रहा है, ये जाता कहाँ है? तो टेस्टिस में हमने 2 स्पेसिफिक सेल देखे, एक था लेडिग सेल और दूसरा है सर्टोली सेल। ये एलएच टेस्टिस के लेडिग सेल पे गिरता है, जबकि ये एफएसएच टेस्टिस के सर्टोली सेल पे गिरता है। अब इसके बदले में क्या क्या काम होने वाला है? लेडिग सेल पे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात किया, लेडिग सेल पे जब पिट्यूटरी से निकलने वाला एलएच गिरेगा तो इसके बदले में ये लेडिग सेल हार्मोन निकाल रहा है, जिस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में भी हमने वहां पे बात की थी। अब ये टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन का काम है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। किसी भी मेल चाइल्ड में जो बच्चा प्यूबर्टी पे पहुंचा, जैसे ही टेस्टोस्टेरोन निकलना शुरू होता है वैसे ही उसके बॉडी में चेंजेज आने शुरू होते हैं, उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे बियर्ड मुस्टैच का आना, आर्मपिट्स में बाल आना, प्यूबिक हेयर का आना, ब्रॉड मस्कुलेचर होना, वॉइस पिच में चेंज आना। ये सारी चीजों के पीछे जो वजह है ये है टेस्टोस्टेरोन। कहां से आया? लेडिग सेल से आया। किसकी इन्फ्लुएंस में आया? एलएच के इन्फ्लुएंस में। एलएच कहां से आया? पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी क्यों काम कर रहा था? क्योंकि जीएनआरएच इसको मिला था। ये जीएनआरएच किसने दिया? तो हाइपोथैलेमस से। ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और बड़ी आसानी से आप सारे जवाबों को ढूंढ सकते हैं। दूसरी तरफ से ये पिट्यूटरी ग्लैंड ने निकाला था एफएसएच, जो कि जाके गिरा है सर्टोली सेल पे, और सर्टोली सेल सीधा सीधा काम करना शुरू कर देता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट कर देता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गया, हमारा काम यही था, बस यहीं पे कहानी खत्म होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है इसका रेट बहुत कम है और हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पर्मेटोजेनेसिस कराना है। आपको पता है 1 इजैकुलेशन में 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं, तो स्पर्म का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा करवाना है, इसीलिए सर्टोली सेल दूसरा काम भी कर रहा है और ये करता है एबीपी का सिक्रीशन, यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सिक्रीशन भी शुरू करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो चुका है लेकिन रेट बहुत स्लो है, तो एबीपी निकला है। दूसरी तरफ से ये आप देख रहे हैं टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन भी निकल रहा है, इधर से एबीपी निकल रहा है। ये टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। ये धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज किया, इधर से ये एबीपी निकला और दोनों ने मिलकर किया क्या? तो स्पर्मेटोजेनेसिस के रेट को इंक्रीज कर दिया। यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, हमें जो स्पर्म के काउंट्स चाहिए थे, जितने नंबर्स में चाहिए थे, वो रेट इंक्रीज हो चुका है, जो कि बहुत पहले स्लो हो रहा था, अब ये इंक्रीज हो चुका है। धीरे धीरे समय आएगा और एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा, हमारे पास जगह नहीं होगी, पूरी की पूरी स्पर्म फॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब रखने की जगह नहीं है, यानी एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस हो चुका है। अब ऐसे में क्या होगा? एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस हो चुका है, हमारे पास स्पेस नहीं है, तो जैसे ही एक्सेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होगा ये खुद ब खुद आएगा और एक निगेटिव सिग्नल देगा सर्टोली सेल को। अब ये निगेटिव सिग्नल और पॉजिटिव सिग्नल क्या है, इसको बड़ी आसानी से समझते हैं। निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? हमारे घर में 2 तरीके के प्राणी रहते हैं, एक जो पूरे दिन घर पे रहती हैं यानी कि हमारी माता जी, एक वो प्राणी जो पूरे दिन बाहर रहते हैं, हालांकि आजकल वो भी लॉकडाउन की वजह से घर में ही पाए जाते हैं। अब इस दोनों प्राणी के सोच में क्या डिफरेंस है, क्या निगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक है, इसको बहुत आसानी से समझना है। एक बच्चा अगर घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा है अपनी मम्मी के पास, मम्मी देख रही है कि बच्चा पढ़ रहा है, बेटा मेरा पढ़ रहा है, और अगर आप 2-3 घंटे पढ़ के उठो तो आपको पॉजिटिव फीडबैक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप जब पढ़ के उठोगे मम्मी बहुत प्यार करेगी आपको, बहुत अच्छा खाना खिलाएगी, ज़्यादा खुश हो जाएगी तो 100 रुपया भी देगी, बोलेगी बेटा जाओ बाहर से भी कुछ खा लेना। अब ज़रा ध्यान से सोचो, आपने 3 घंटे की पढ़ाई की, आपको 100 रुपये मिले, अच्छा खाना मिला, प्यार मिला, आप क्या सोचोगे? हमारे पास 24 घंटे हैं, अगर मैं 20 घंटे भी पढ़ लेता हूँ तो मैं बहुत सारे पैसे घर में भी कमा सकता हूँ। आपकी पढ़ाई भी हो रही है और आपको पैसे भी मिल रहे हैं, दैट इज़ द पॉजिटिव फीडबैक। वहीं वो प्राणी जो शाम में आते हैं, घर में पाए जाते हैं, आप उनके सामने 5 घंटे पढ़ के देखो, आप शाम में 6 बजे आ गए, आप भी 6 बजे पढ़ने बैठ जाओ और 11 बजे उठो खाना खाने के समय पे,
आप देखो क्या होता है। वो प्राणी मम्मी के पास होंगे और बातें हो रही होगी, पढ़ता नहीं है, वो दिखाने के लिए बैठा हुआ है, वो मुझे दिखा रहा है, पढ़ थोड़ी रहा है। अब सोचो आपको कैसा लगेगा। आपने 5 घंटे बहुत ज़बरदस्त मेहनत के साथ पढ़ाई की और आपको फीडबैक कैसा मिल रहा है, सुनने में क्या मिल रहा है कि अरे नहीं पढ़ थोड़ी रहा था, टाइम पास कर रहा है। दैट इज़ द निगेटिव फीडबैक। आप सोचोगे भाड़ में गया पढ़ाई, नहीं कर रही ऐसी पढ़ाई, छोड़ दो, पढ़ाई ही नहीं करते। आप इतनी मेहनत के बावजूद अगर आपको निगेटिव फीडबैक मिलता है तो आप काम को स्टॉप कर देते हो। अभी यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही निगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक होने वाला है। ये सर्टोली सेल बेचारा बहुत मेहनत किया, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करवाया, एबीपी आया, इधर से टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन बढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस का रेट इंक्रीज किया और हुआ क्या, एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ और इसने इसको दे दिया निगेटिव फीडबैक। अब सर्टोली सेल को निगेटिव फीडबैक मिला, अब ये काम को करने जा रहा है, रोकने जा रहा है, स्टॉप करने जा रहा है। ऐसे में सर्टोली सेल ने तीसरा काम किया और निकाला एक और हार्मोन, नाम है इन्हिबिन। दूसरी तरफ से ये टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन भी एक्सेस होता चला जा रहा है। सर्टोली सेल ने निकाला है इन्हिबिन, दोनों का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इन्हिबिन इधर से बढ़ा हुआ है, इधर से टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है और दोनों ने जाके, खास करके हमारे इन्हिबिन ने जाके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मेन थे इस पूरे प्रोसेस को, इसको जाके दे दिया निगेटिव फीडबैक। हाइपोथैलेमस बेचारा इतना सारा मेहनत किया, पिट्यूटरी बेचारा इतना सारा मेहनत किया क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना था और इसको मिला कैसा फीडबैक, निगेटिव फीडबैक, क्योंकि एक्सेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हो चुका है। दूसरी तरफ से टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया और इसने भी निगेटिव फीडबैक दे दिया हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को। फाइनली ये प्रोसेस स्टॉप होने जा रहा है और हाइपोथैलेमस इस पूरे प्रोसेस को रोक देगा, स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाएगा। फिर जब ज़रूरत होगी बॉडी में, एक्सेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो हो चुका था अगर उसका रेट कम हो गया, वहाँ पे स्पेस बनेगा, वापस से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। और एक मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस फ्रॉम द प्यूबर्टी टिल डेथ चलता रहता है। हालांकि फीमेल में ऐसा नहीं होता है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक स्पेसिफिक पीरियड है, मेनार्की से लेके मेनोपॉज। ऐसा क्यों होता है, ऐसा जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि इस पूरे प्रोसेस को हमें रोकना है। क्या ऐसा करें कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस रुक जाए, ज़्यादा ध्यान से समझना है। इस पूरे प्रोसेस को हमें रोकना है, एक सिंगल काम करना है जिससे सारा प्रोसेस रुक जाए और वो काम बहुत ही आसान है। अगर ये हाइपोथैलेमस जीएनआरएच देना बंद कर दे, प्रोसेस रुक जाएगा, सिंपल सा। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इस पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए हाइपोथैलेमस को क्या करना चाहिए, या पूरे प्रोसेस को रोकने के लिए ऐसा क्या करें, ऐसे कौन सी चीज़ों का सिक्रीशन बंद हो जाए कि ये प्रोसेस रुक जाए। तो वो है हमारा GnRH यानी कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन। अगर ये GnRH ही नहीं मिलेगा, ये पिट्यूटरी यानी कि ये मुनि फ्री में काम नहीं करने वाला है। जब ये नहीं काम करेगा तो LHFSH नहीं आएगा, जब ये नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, ABP नहीं निकलेगा, सारी की सारी प्रोसेस रुक जाएंगी। अब एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं बोल पा रहा हूँ, सारी चीज़ें ऑनलाइन डिस्कस करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम कंटेंट को हम यहाँ पे रख पाएँ, बट एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है और बोर्ड भी हमारा ऑक्यूपाइड होता है। अगर मैं उसको साफ करके वापस से चीज़ों को लिखना शुरू करूँ तो एक काफ़ी लंबा वीडियो लेक्चर बन जाएगा, आप काफ़ी बोर होना शुरू कर देंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करेंगे, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है ऑनलाइन क्लासेस में। तो एक क्वेश्चन जो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना है कि सर्टोली सेल के फंक्शंस क्या क्या हैं। सर्टोली सेल के फंक्शंस क्या क्या हैं, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। आपके सामने 3 फंक्शन अभी अभी दिखेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर देना, ABP का सिक्रीशन कर देना, इन्हिबिन का सिक्रीशन कर देना। ये 3 काम हो गया। चौथा काम जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था,
ब्लड टेस्टिस बैरियर। आपको ध्यान होना चाहिए कि स्पर्म तक ब्लड को डायरेक्ट पहुंचने से रोकेगा। तो ये 4 काम, एक काम और मैंने बोला था वो है 5वां काम, और वो था क्या, नर्स सेल की तरह काम करता है, स्पर्म को, डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द 5 फंक्शनिंग ऑफ द सर्टोली सेल। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर देना, एबीपी का सिक्रीशन करना, इनहिबिन का सिक्रीशन करना, इसके अलावा चौथा काम था ब्लड टेस्टिस बैरियर की तरह काम करना, और 5वां काम है वो है कि ये नर्स सेल की तरह काम करता है, नरिशमेंट देने का काम करता है। एक चीज़ जो इन सारी चीज़ों से आपके सिलेबस से थोड़ा सा अलग है, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन आया नहीं है, बट आई होप ये आपके अपकमिंग हो सकता है इस साल आ जाए, अगले साल आए, लेकिन आएगा। मैं बहुत ही श्योरली इस चीज़ को आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसा कि आपने इनहिबिन देखा, ये भी हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ऐसा ही एक और नाम होता है, और नाम होता है एक्टिविन। एक्टिविन हार्मोन भी वो है जो सर्टोली सेल से निकलता है इस प्रोसेस को इनिशिएट करवाने के लिए। ये कहीं भी सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो अगर छठा फंक्शन हमारे सर्टोली सेल का पूछा जाए, दैट इज द सिक्रीशन ऑफ एक्टिविन। ये एक्टिविन का सिक्रीशन होगा तो प्रोसेस वापस से शुरू हो जाएगा। ये तब होगा जब हमारे पास ऑक्यूपाइड जो स्पेस था, सर्टोली सेल फ्री हो जाए, उसके पास जगह रहे, वो नरिशमेंट करने में पॉसिबल हो पाए, तो ऐसी स्थिति में एक्टिविन का सिक्रीशन होता है। सो कुल मिला के 6 फंक्शन होते हैं। एक्टिविन के बारे में चर्चा नहीं है, बट आपको ध्यान में रखना है कि सर्टोली सेल एक और काम करता है, वो है रिलीज ऑफ एक्टिविन हार्मोन। सो दैट्स ऑल अबाउट द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। आप हर चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। आप कहीं से भी किसी भी चीज़ को उठा लो, आपसे पूछा गया एक्सेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कब होगा, एक्सेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस तब होगा जब रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्रीज कब करेगा, जब एबीपी निकलेगा, साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बढ़ेगा। ये एबीपी कहाँ से निकलेगा, सर्टोली सेल से। सर्टोली सेल स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सर्टोली सेल को निगेटिव फीडबैक किसने दिया, जब एक्सेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ। सर्टोली सेल और क्या काम कर रहा है, इनहिबिन का सिक्रीशन कर रहा है। इनहिबिन क्या करता है, ये निगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी को। दैट्स ऑल अबाउट। बहुत सिंपल तरीका है, आप एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से आया, लेडिक सेल से। किसके इन्फ्लुएंस में, एलएच के इन्फ्लुएंस में। एलएच कहाँ से आया, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए क्या था, जीएनआरएच था। जीएनआरएच कहाँ से आया, हाइपोथैलेमस ने सिक्रीट किया। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। बहुत आसान तरीका है, और मुझे लगता है दैट इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन था कि सर आप नोट्स नहीं लिखवा रहे हैं। नोट्स की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वंस आप वीडियो को देखें और एनसीईआरटी को पढ़ लें, आपको किसी भी नोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ। हालांकि जो बच्चे क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन किए हुए हैं, उनको मैं नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ, उन्हें इन टॉपिक्स के बाद नोट्स भी लिखवा देता हूँ। बट ये फिजिबल नहीं है यूट्यूब के माध्यम से कि मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ों का एक नोट्स करवाता चला जाऊँ। आप वीडियो लेक्चर को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने, आप सारे नोट्स आप खुद से भी बना सकते हैं, और मुझे लगता है दैट इज़ द बेस्ट वे। उसके बाद आप एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग बात करेंगे। हम लोग पेनिस के ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, उसमें जो मसल्स है वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो आप घर पे बने रहिए, आराम से पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो आपके मित्र हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिनको अभी तक पता नहीं चला है, तो उन तक ये शेयर कर दीजिए वीडियो, उनको सब्सक्राइब करवा दीजिए वीडियो, सो दैट जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा, और आपके घर पे जो सेल्फ स्टडी है वो बहुत आसानी से होती रहेगी। थैंक यू सो मच।